नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइना के जीडीपी के बारे में। लेटेस्ट आंकड़ा आया है चाइना की क्वार्टर 3 के जीडीपी का। क्वार्टर 3 इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे कि हमारे देश में आपने देखा होगा कि अप्रैल से फाइनेंशियल स्टार्ट होता है, अप्रैल से लेकर मार्च तक का, लेकिन चाइना के अंदर ये जनवरी टू दिसंबर चलता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च पहला, फिर उसके बाद अप्रैल, मई, जून ये दूसरा है, और जो तीसरा है आपका सितंबर तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये जो थर्ड क्वार्टर का आंकड़ा है वो आया है, और यहाँ पर देखने को मिला है कि 5% के नीचे चली गई है चाइना की जीडीपी ग्रोथ। ये आप देख पाओगे, ये ग्लोबल टाइम्स का ही आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्वार्टर 3 जीडीपी ग्रोथ हिट्स 1 ईयर लो ऑफ 4.9% एमिड पावर क्रंच कोविड-19 रिसर्जेंस। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है और इसका भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर study.iq.com विजिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पर जो चाइना की थर्ड क्वार्टर की जीडीपी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, 4.9% आ चुकी है। मैं आपको पहले ग्राफ में दिखाना चाहता हूँ। याद होगा आपको, जो 2020 में जो पहला क्वार्टर था, उस समय जब कोविड-19 का सबसे ज़्यादा प्रभाव चाइना से ही आपने देखा था शुरुआत हुआ था, तो वहाँ पर ये नेगेटिव में गई थी। लेकिन एक बार ही नेगेटिव में थी ये वाले क्वार्टर में, -6.8%। और उसके बाद आपने देखा होगा सेकेंड क्वार्टर और बाकी के जो क्वार्टर्स हैं, वहाँ पर बाकी के विश्व भर में अगर आप देखिए तो कोविड का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था, लेकिन चाइना के अंदर रिकवरी हो गई थी। और इसी की वजह से आप देख सकते हैं कि एक ही क्वार्टर में नेगेटिव जाने के बाद वो आपका पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया था, 3.2%, 4.9%, और उसके बाद ये बढ़ता गया। इनफैक्ट यहाँ पर बेस इफेक्ट की वजह से क्वार्टर 1 में 18.3% की बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर 2020 के क्वार्टर 1 में यहाँ पर गिरावट हुई थी। और उसके बाद अगर आप देखोगे, ये वाला जो आंकड़ा आया है क्वार्टर 3 का 4.9%, इट इज इवन लेसर देन जो प्रीवियस वाला क्वार्टर था 7.9% का। यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब से चाइना की जीडीपी थर्ड क्वार्टर में एंटर की है, वहाँ पर अगर आप इस समय सिचुएशन देखोगे तो जो डोमेस्टिक और ओवरसीज रिस्क है वो आपका बढ़ गया है। कई सारे जो चैलेंजेस है वो बढ़ गए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा कारण क्या है, मतलब कि ये जो 4.9%, 5% से नीचे आ गई है इसकी जीडीपी ग्रोथ, इसका सबसे बड़ा कारण अगर जानना चाहें तो एक चीज़ आप कह सकते हो, दैट इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। चाइना के अंदर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इसका अनुमान जो एक्सपेक्टेशंस था वो ये था कि 4 से 4.5% मिनिमम रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये आंकड़ा जो आया है वो सितंबर क्वार्टर का, वो है आपका 3.1%, जो कि काफ़ी ज़्यादा नीचे है जो एक्सपेक्टेशंस लगाए गए थे। और इसी की वजह से एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है कि 4.9% यहाँ पर जो है जीडीपी ग्रोथ आई है। अब यहाँ पर दो चीज़ें और आपको थोड़ी समझने की आवश्यकता है, दो फैक्टर, मतलब कि ये जो आंकड़ा आपको दिख रहा है चाइना का, इसमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला ये है कि पैंडेमिक का अगर हम पूरा दौरान देखें तो चाइना वॉज द फर्स्ट कंट्री जो कि यहाँ पर गिरावट से बाहर निकल गया था। मैंने आपको मैप में यहाँ पर ग्राफ में दिखाया ही कि आप देखिए, पहले क्वार्टर के बाद से ये बाहर आ गया था, पैंडेमिक का जो असर हुआ था उसके ऊपर। और इसकी वजह से आप कह सकते हो कि चाइना का जो प्री पैंडेमिक लेवल है, मतलब कि जब गिरावट हुआ उसके बाद प्री पैंडेमिक लेवल पर उसकी जो जीडीपी थी वो पहले ही हासिल कर चुका था पूरा विश्व। अभी भी अगर आप देखोगे तो भारत ने उसको शायद अचीव नहीं किया है। जो लेटेस्ट आंकड़ा हमने देखा था जीडीपी का, उसमें अभी हम प्री पैंडेमिक लेवल तक भी नहीं आए हैं, लेकिन चाइना काफ़ी पहले ही प्री पैंडेमिक लेवल अचीव कर चुका था। और ये भी एक कारण आप कह सकते हो कि यहाँ पर अब थोड़ी सी गिरावट आ रही है, क्योंकि आपको समझना है, ये हम देखते हैं बेस इफेक्ट के। क्योंकि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्वार्टर 3 का 2021 का आंकड़ा, तो आपको इसको कंपेयर करना है क्वार्टर 3 के 2020 के आंकड़े के साथ। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो बेस इफेक्ट आपको कोई बहुत ज्यादा, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी पॉजिटिव में चल रहा था। लेटेस्ट अगर आप भारत का आंकड़ा देखे होंगे, आपको याद होगा, तो हमारा 20% की जीडीपी ग्रोथ आई थी। क्यों? क्योंकि बेस इफेक्ट, क्योंकि पिछला वाला था उसमें बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी, राइट। तो ये जो बेस इफेक्ट है वो ऑलरेडी कवर कर चुका है, ये पहला फैक्टर ध्यान रखना है। दूसरा यहां पर आपको समझना है कि जो कॉम्बिनेशन है सिस्टमैटिक इश्यूज का, बहुत सारी चीजें जो लेटेस्ट डेटा सामने आए हैं उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स बताए जा रहे हैं, चाहे चाइना का प्रॉब्लम हो, ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, और स्पेशली आपने रिसेंटली देखा होगा फ्यूल क्रंच हो गया। मैं आपको आगे इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करूंगा। इसके अलावा जो रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम हो रही है एवरग्रांड क्राइसिस को लेकर। इसके अलावा यहाँ पर जो चाइना की सरकार है, उन्होंने चाइनीज सेक्टर्स के बहुत सारे जो कंपनीज हैं उसके ऊपर रोक लगाने की कोशिश की है। क्वेश्चन ये आता है कि इज दिस वरिंग, मतलब कि क्या ये चिंताजनक है? बिल्कुल चिंताजनक है आप कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए
जो लेटेस्ट मंडे को डेटा सामने आया था चाइना के जीडीपी के बारे में, उसमें साफ तौर पर एक चीज पता चल रही थी कि जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर निवेश उतना नहीं आ रहा है। देखिए, जीडीपी की रफ्तार तभी तेज और ज़्यादा बढ़ती रहती है जब उसमें नए प्रोजेक्ट्स में आपके इन्वेस्टमेंट होते रहेंगे। अगर ऐसा दिखेगा डेटा के अंदर कि लोग नए प्रोजेक्ट्स के अंदर शायद निवेश नहीं कर रहे हैं, अब कई कारण हो सकते हैं उसके, राइट। यहाँ पर गवर्नमेंट का फेलियर, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो डेफिनेटली ये स्लो डाउन की तरफ आप कह सकते हो बढ़ने की प्रयास की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो पावर शॉर्टेजेस मैं आपसे कह रहा था, सर्टेन इंपैक्ट हुआ है, नॉर्मल प्रोडक्शन जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर फ्यूल और पावर क्राइसिस चाइना के अंदर काफ़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्पेशली अगर मैं आपसे बात करूं, जो साउथ ईस्ट रीजन है, ये जो चाइना का मैप आप देख रहे हो, इसका जो साउथ ईस्ट यहाँ पर ये वाला रीजन अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा पावर हब माना जाता है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। तो पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कोल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। कोल के प्राइस बढ़ने की वजह से क्या हुआ है कि जो पावर जनरेशन है वो कम हो रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर जैसा कि मैं बता रहा था कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, अलग अलग यहाँ पर जो गवर्नमेंट्स आपको देखने को मिलती हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो उनको टारगेट अचीव करना है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उसकी वजह से कोल का यूज़ उतना नहीं होने दिया जा रहा है। और इसी की वजह से आप देखोगे तो यहाँ पर पावर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और जो फैक्ट्रीज हैं उनको अपना पावर, अपना जो सप्लाईज है, जो प्रोडक्शन है, उसको यहाँ पर रोकना पड़ गया था। तो ये काफ़ी बड़ा कारण है, वरिंग ट्रेंड आप कह सकते हो चाइना के अंदर। इसके अलावा जो फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट होता है वो लोअर देन एक्सपेक्टेड है। फिक्स्ड एसेट, वही मैंने आपको बताया कि जो नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट होते हैं वो यहाँ पर कम हो रहे हैं। और उसका जो सबसे बड़ा कारण अगर आप देखोगे फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट में, वो है आपका रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। अब रियल इस्टेट क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये पूरा मामला अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, कई सारे वीडियोस बनाए थे मैंने, दैट इज रिलेटेड टू एवरग्रांडे क्राइसिस। तो एवरग्रांडे जो ये जो क्राइसिस है रियल इस्टेट वाला, इसमें अगस्त के महीने में पता चला था कि यहाँ पर एवरग्रांडे जो है वो डिफॉल्ट कर सकता है। और रिसेंटली बताया जा रहा था कि यहाँ पर जो ऑफशोर यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड डेट है, कहने का मतलब यह है कि एवरग्रांडे ने डॉलर के टर्म्स में यहाँ पर उधार लिया था। मतलब कि जो बाहर के निवेशक हैं उन्होंने अपना निवेश किया था एवरग्रांडे के अंदर, लेकिन अब एवरग्रांडे उनको पेमेंट वापस नहीं कर पाएगी, तो उसको डिफॉल्ट माना जा रहा है, राइट। और उसमें भी हम बात कर रहे हैं यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड की, काफ़ी बड़ी बात होती है। यहाँ पर जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जैसे हमारे यहाँ पर आरबीआई है, उनका यहाँ पर कहना है कि देखिए जो एवरग्रांडे क्राइसिस है इट इज एक्सेप्शन, यहाँ पर बाकी जो डेवलपर्स हैं रियल इस्टेट के अंदर वो अनअफेक्टेड रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका कैस्केडिंग इफेक्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एवरग्रांडे, सोचिए एवरग्रांडे एक सबसे बड़ी कंपनी है, रियल इस्टेट मेजर है। इनफैक्ट पूरा एक क्वार्टर जो जीडीपी का वेटेज है वो रियल इस्टेट से आता है, आप समझिए चाइना के अंदर। तो इससे आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, और एवरग्रांडे फेल होने की वजह से इसका बाकी स्टेट के सेक्टर्स में इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये तो चाइना का काफ़ी ज़्यादा वरिंग ट्रेंड है। जहाँ तक बात है कि क्या भारत के ऊपर इंपैक्ट होगा, देखिए अगर चाइनीज़ इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो डेफिनेटली भारत ही नहीं, पूरा जो ग्लोबल रिकवरी है उसके ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। और उसका मेन कारण यही है कि आज के डेट में हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, हर एक चीज़ लिंक्ड है। यहाँ पर ग्लोबल सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं, अगर चाइना से सप्लाई नहीं मिलेगा तो बाहर के देशों में यहाँ पर किस तरह से प्रोडक्शन हो पाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है, स्पेशली भारत के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो रिसेंटली शायद कल ही मैंने वीडियो डाला था जहां पर आपको बताया भी था कि दोनों देश का जो बायलैटरल ट्रेड है वो पिछले 9 महीने में इस साल की अगर हम बात करें सितंबर तक, तो 50% इंक्रीज हुआ है। कैन यू इमेजिन, 50% का इंक्रीज देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर आप देखो अप्रैल से जुलाई के पीरियड का, तो चाइना सबसे बड़ा पार्टनर है इंडिया का, ट्रेडिंग पार्टनर, उसके बाद यूएस है, यूएई है, सऊदी अरब है और उसके बाद सिंगापुर है। और भारत ने इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो जो चाइना से हम इंपोर्ट कराते हैं उसमें 52% की बढ़ोतरी हुई है, करीब $68 बिलियन हम मंगाए हैं। तो आई होप कि आप इसे समझ रहोगे, मतलब हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो $46 बिलियन हो गया है। पिछले साल से अगर आप कंपेयर करो इट वाज जस्ट $29.9 बिलियन। तो इससे आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत की भी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक्ड है चाइना के साथ। अगर चाइना का अगर वहाँ से ट्रेड हो रहा है, बढ़ा है, तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपको भारत में भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर चाइना के अंदर इंपैक्ट आएगा तो उसका असर आपको भारत के जीडीपी पे भी देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि स्लोइंग चाइनीज इकोनॉमी वरीज ऑन दी बर्न्ड ट्रेड फ्रंट। तो यहाँ पर ट्रेड के पर्सपेक्टिव से, भारत के अगर हम देखें तो ट्रेड के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली हमें चिंता होनी चाहिए। और जो प्री पैंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी की हम बात कर रहे थे उसका असर आपको ग्लोबली देखने को मिल सकता है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग चाइना's Q3 जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका कारण क्या है, क्या असर हो सकता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो व्हाट डज एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड रिजल्ट इन। देखो अगेन ये क्वेश्चन दिखने में सिंपल हो सकता है, किसी के लिए आसान होगा, किसी के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। बेसिकली आपका यहाँ पर जो बेसिक्स है ना इकोनॉमिक्स में वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं,
टेलीग्राम से भी ले सकते हैं, इसका सही होता है। मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज़ के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।